अलीगढ़ में पीएम मोदी ने योगी की तारीफ करते हुए 2017 से पहले राज्य में घोटाले और माफिया राज का लगाया आरोप। जाट राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर छोटे किसानों के हित पर दिया जोर। अलीगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा, नए विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, किसानों की आय दोगुनी करने पर भी काम। अखिलेश यादव ने साधा यूपी सरकार पर निशाना, बोले बुलडोजर ही योगी सरकार की उपलब्धि। साथ ही अफसरों को धमकी देते हुए कहा, हमारी सरकार आई तो मुश्किल होगा बचना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। दावा किया कि 2022 में भी हिमाचल में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भवानीपुर में नामांकन के दौरान आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का लगाया आरोप। प्रियंका टिब्रेवाल ने रिटर्निंग ऑफिसर को लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास एक हफ्ते में दूसरी बार फेंका गया बम। सांसद बोले, अपराधियों को टीएमसी सरकार का समर्थन। किसान आंदोलन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर सियासी घमासान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कैप्टन पर किसानों को भड़काने का लगाया आरोप। वहीं राकेश टिकैत बोले, कैप्टन का बयान कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में निकाली तिरंगा यात्रा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। हरे निशान के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 69 अंक की तेजी के साथ 58,247 पर पहुंचा, तो निफ्टी भी 25 अंकों की उछाल के साथ 17,380 पर हुआ बंद। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 24,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 339 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में मोबाइल वैन के जरिए घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। फिलहाल कोविड टीका एक्सप्रेस नाम से 23 मोबाइल वैन को किया गया शुरू। दुनिया भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 22 करोड़ 61 लाख के पार। 46,53,000 से ज्यादा लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान। अमेरिका यात्रा के दौरान 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। 23 सितंबर को बाइडेन से होगी मुलाकात, तो 25 सितंबर यूएन महासभा को करेंगे संबोधित। मानहानि मामले में मुंबई की अंधेरी कोर्ट में पेश नहीं हुई कंगना रनौत। 20 सितंबर तक टली सुनवाई। जज ने कहा, अगली सुनवाई पर पेश नहीं होने पर जारी होगा अरेस्ट वारंट। गुजरात के राजकोट से जामनगर तक बारिश से आफत। बाढ़ के कारण टूटा कई गांवों का संपर्क। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एयरफोर्स तैनात। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव पलटने से करीब दर्जन भर लोग डूबे। 3 लोगों की मौत, कई लापता। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दीव में कोस्ट गार्ड ने अंधेरी रात में चलाया ऑपरेशन। डूबते जहाज से 7 लोगों को बचाया। ओडिशा के अनुगुल में गेहूं लदी मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में मालगाड़ी के 6 डिब्बे नदी में गिरे। करीब 12 ट्रेनें रद्द। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप के आरोप में केस दर्ज। आपराधिक साजिश रचने के आरोप में चिराग पासवान के खिलाफ भी केस। पीड़ित ने कहा, कोर्ट से न्याय की उम्मीद। क्या मोदी योगी की जोड़ी 2022 में विरोधियों पर भारी पड़ेगी? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, टक्कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में जाट राजा और स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का राज था, लेकिन अब वसूली करने वाले और माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे चले गए हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। तो जवाब में योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने भी ट्वीट किया कि और कहा, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत लगातार जारी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2022 के चुनाव में मोदी और योगी की जोड़ी विपक्ष को टक्कर दे पाएगी? आज इसी पर होगी जोरदार बहस। जाटलैंड से 2022 का श्री गणेश। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी पर। भारत माता की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था।
लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। उत्तर प्रदेश के जाटलैंड से 2022 का शंखनाद हो गया है। मोदी योगी की जोड़ी ने विपक्ष को घेरने के लिए चौतरफा बिसात बिछा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में जाट राजा के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और साथ ही पिछली सरकारों पर बड़ा हमला भी किया। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। अब जरा सियासी समीकरण भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी 6 से 7% है। पश्चिमी यूपी के 18 लोकसभा सीटों पर जाट समुदाय का असर है। पश्चिमी यूपी की 120 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स का प्रभाव है। 2007 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मात्र गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। हालांकि यूपी की सियासी जंग में चौतरफा बार पलटवार शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जो नफरत करे वह योगी कैसे। जवाब में योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने ट्वीट किया, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत निह देखी तैसी। और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रही। इस बीच अखिलेश यादव और ओवैसी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। एक भी काम इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी योगी की जोड़ी 2022 में विरोधियों पर भारी पड़ेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी सीएनबीसी आवाज के टक्कर में यही है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को, 6 टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है और इनके लिंक यूपी के साथ जुड़े हैं, राजस्थान के साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र के साथ जुड़े हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और त्योहारों पर जो भी नवरात्र आने हैं उस पर रामलीला होती है, बाकी त्योहार आने हैं, दिवाली, उस पर इनकी दहलाने की कोशिश। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में इनका एक मॉडल था, उसका भांडाफोड़ किया है
और इसमें इस पूरे मामले में दाऊद इब्राहिम, यानी दाऊद इब्राहिम जो डॉन है, इसे डॉन नहीं कहना चाहिए, आतंकी कहना चाहिए, आतंकी डॉन के भी लिंक निकले इस समय की सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अनंत तिवारी हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। अनंत तिवारी, ये अपने आप में सनसनीखेज है, 6 आतंकियों को गिरफ्तारी करना, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र की गिरफ्तारी हो रही है। जी देखिए अमीश जी, बिल्कुल ये पैन इंडिया मॉड्यूल था जिसका खुलासा जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने किया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अमीर जी ये है कि इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो भाई अनीस इब्राहिम है उसका सीधा रोल सामने आया है। जो लाला नाम का एक अंडरवर्ल्ड का आदमी पकड़ा गया, उसने खुलासा किया है कि अनीस इब्राहिम को हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने और फंडिंग इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि भारत में जो धार्मिक आयोजन है, रामलीला है, नवरात्रे हैं और जो भीड़ भाड़ वाली गैदरिंग है वहां पर हमले कराए जाएं, प्रतिष्ठित जो लोग हैं उन पर हमले कराए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 आतंकवादी जो पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे, उन्हें मस्कट के रास्ते शिप के जरिए पाकिस्तान ले जाया गया। वहां पर एक फार्म हाउस में उन्हें हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी गई। और स्पेशल सेल ने यह भी खुलासा किया है कि उस शिप में 15 और ऐसे लोग थे जो भारत के हैं, बंगला बोलने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर भारत में क्या भी और भी बहुत सारे स्लीपर सेल छुपे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर एजेंसी ने, जो देश की बड़ी एजेंसी, उन्होंने स्पेशल सेल को एक इनपुट दिया था और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और ये बड़ी इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। दिल्ली को नहीं, देश को दहलाने की कोशिश थी। धार्मिक स्थलों पर हमले का प्लान था, धार्मिक आयोजनों पे हमले का प्लान था। जैसे नवरात्र आ रहे हैं, जैसे रामलीला होती है उस दौरान, जैसे नवरात्र में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उस दौरान हमले की साजिश थी। मेरे साथ जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर्नल शिवदान सिंह जुड़ रहे हैं। शिवदान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि ये एक्सपोजर तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का है, ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए तालिबान के बैकग्राउंड में? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तालिबान को सत्ता में बिठा करके पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा ध्यान अब भारत की तरफ है। और जो कुछ आईएसआई कर रही है, एक ये सैन्य पद्धति के हिसाब से इसको हाइब्रिड वार बोला जाता है। आजकल सीधे युद्ध कोई नहीं करेगा, आजकल इसी प्रकार के आतंकवादी युद्ध की प्रणाली चल पड़ी है। इसके द्वारा पाकिस्तान भारत के मनोबल को गिराना चाहता है। यदि ये सफल हो जाता तो पूरे दिल्ली या एनसीआर रीजन में ये धमाके कराकर आतंकी नहीं, ये तो पैन इंडिया मॉडल है। ये जैसे हमारे पास जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जानकारी दी है, दिस इज द पैन इंडिया मॉडल। पूरे इंडिया में, ये पूरे इंडिया में कराना चाह रहे थे और इनकी प्लानिंग यही है कि अपने स्लीपर सेलों से पूरे इंडिया में इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे कराए जाएं, धमाके कराए जाएं, जिससे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और जब पूरे देश में असंतोष फैल जाए तो उसके बाद ये आराम से इसमें तालिबान की तरह जैसे अफगानिस्तान में किया है, उसी प्रकार का ये भारत में भी कराने का प्रोग्राम बना रहे थे, जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने समय पर पकड़ के और इनको एक्सपोज किया है। ये मैं दिल्ली पुलिस की सेल को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने देशभक्ति के लिए, देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा सहयोग किया है। ये एक्सपेक्टेड था और जो इन्होंने टाइम से एक्सपोज कर दिया है, इसके लिए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। जी, लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके तार महाराष्ट्र के साथ भी जुड़े हुए हैं जैसे बताया गया, यूपी के साथ भी जुड़े हुए हैं जैसे बताया गया। ये हर जगह से पूरे देश में पैन इंडिया मॉडल है, ये पैन इंडिया मॉडल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम एक बार फिर एक्टिव हुआ है, यानी दाऊद इब्राहिम एक्टिव हुआ है भारत के खिलाफ काम करने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। मस्कट के रास्ते इनको लेके जाया जा रहा था, यानी कुल मिलाकर सिर्फ दिल्ली को नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, देश को दहलाने की कोशिश थी, देश को दहलाने की साजिश थी, जिस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली, यूपी, राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं, आतंक का एक मॉडल होता है जिसके तहत काम किया जाता है और आईएसआई इसी मॉडल पे
लगातार काम करता है। अगर आप किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो बताएगा आपको, वो समझाएगा आपको आईएसआई इसी मॉडल पे लगातार काम करता हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अब बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन जो है, यानी बॉर्डर से जो आतंकी वो भेजते थे वो रास्ता बंद हो गया है, तो वो भारत में कोशिश करता है। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ब्रीफिंग में बताया गया कि ये लोग कहीं ना कहीं एक विचारधारा से प्रेरित हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा से प्रेरित हो गए थे, और उसके बाद मन में उन्होंने ऐसा ठाना। ये समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, एक नहीं, दो नहीं, 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कईयों के तार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इनके नाम दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बताए हैं, इन 6 के नाम डिस्क्लोज कर दिए हैं, इनकी तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये 6 आतंकी इस समय दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। अनीस इब्राहिम को का परिचय अगर मैं आपको दूं तो अनीस इब्राहिम आतंकी, मैं उसको डॉन नहीं कहता, गैंगस्टर नहीं कहता, आतंकी दाऊद इब्राहिम का भाई है, और वो इनका हैंडलर था इस पूरे मामले के अंदर। ये दिल्ली पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। आनंद, इसमें और क्या बड़ी जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस समय पूरा देश इस खबर को देख रहा है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है जिसमें 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल अमीर जी, इसे इस तरह से भी देखना होगा कि जिस तरह से पहले भारत में लश्कर, जैश मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा या AQIS जैसे आतंकी संगठन हमले करते था, इस बार पाकिस्तान ने अपनी मॉडल्स को चेंज किया और इस बार डायरेक्ट उसने रिक्रूटमेंट करी है इंडिया के लड़कों की, और पाकिस्तान से बाकायदा इसके लिए अंडरवर्ल्ड का पूरा एक संरक्षण लिया। अंडरवर्ल्ड से अनीस इब्राहिम को इस काम के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, फंडिंग इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, और बाकायदा जो फार्म हाउस में ट्रेनिंग हुई वहां पर ये सूत्र बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े जो बड़े लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। और अमीर जी, इसका सीधा इसका अगर एक तरीके से ये देखें कि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में सरपरस्ती लिया हुआ है, और आज कहीं ना कहीं इस बात की एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने क्या 3 बड़े कारण बताए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका चुनावों से भी कोई लिंक है? जी देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि जो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव थे और जहां पर रैलियां होना थी, बड़ी पॉलिटिकल रैली होनी थी, वहां पर भी गड़बड़ी फैलाने का मकसद इन आतंकवादियों का था, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराने का मकसद इन आतंकवादियों का था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की शुरू से ही एक रणनीति रही है कि भारत में चाहे वो संघ या आरएसएस से जुड़े बड़े नेता हों या हिंदूवादी नेता हों, उनकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए लगातार अंडरवर्ल्ड जो है वो अमित पांडे, होम मिनिस्टर से अमित पांडे, ताजा अपडेट क्या है? बड़ी खबर क्या आपके पास अमित पांडे? देखिए, बड़ी खबर ये कि न्यूज 18 इंडिया पर पहले ही ये जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, इस पर ये खबर चलाई जा चुकी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में पिन पॉइंटेड हमले हो सकते हैं, राइट विंग लीडर्स को, दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर निशाना बनाया जा सकता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा सकती है, और इसके अलावा देश के हर हिस्सों पर हमले हो सकते हैं। फिलहाल ये ऐसे इनपुट्स पे लगातार पिछले 1 महीने से काम हो रहा था। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, अवनीजेश अवस्थी, आरएसएस के जानकार, राजनीतिक विश्लेषक, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के, और अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले तो आतंकियों के निशाने पे हैं राइट विंग लीडर्स, ये इस समय की बड़ी खबर है, उस पर आपका रिएक्शन, और क्या 2022 के शंखनाद के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से हुंकार भर दी है? देखिए, जो आतंक की जिस साजिश का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है, यह अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। और यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने पिछले कई वर्षों में देखा होगा अनेक आतंकी साजिशों का पर्दाफाश हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया, और जिसके कारण से दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़ दें तो भारत के किसी भी बड़े शहर में विगत 7 वर्षों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। परंतु होता क्या है, इंटेलिजेंस की फेलोर को लेकर तो बहुत चर्चा होती है, और दुर्भाग्य से या संयोग से इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां 100% सफलता ही सफलता है, 1% की असफलता समस्या है, और सफलता की कोई चर्चा नहीं करता। परंतु यदि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सफल नहीं होती तो वो मंजर याद करिए 2014 से पहले का कौन सा ऐसा शहर था, क्या गुवाहाटी, क्या हैदराबाद, क्या नागपुर, क्या जयपुर, क्या लखनऊ, क्या वाराणसी, क्या दिल्ली, क्या मुंबई, सब जगह धमाके होते थे। खैर, अब मैं इस विषय पे आता हूं जो आपने उत्तर प्रदेश के विषय की बात की। देखिए, हमारे लिए यह विषय चुनाव से जुड़े हुए विषय नहीं है,
राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत की प्रथम निर्वासित सरकार के पहले अध्यक्ष या राष्ट्रपति थे और हमें कभी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। 199 लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो 1943 में आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार बनाई थी, हमने 2018 में उसकी 75वीं वर्षगांठ बनाई। कोई चुनाव नहीं था। हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, ये भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का विषय है, लेकिन चुनाव का विषय विकास का विषय है। लेकिन चुनाव का विषय तो इसलिए हो सकता है हो जाता है क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर जाटों को इकट्ठा करने की राकेश टिकैत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो जाटों के इस समय सबसे बड़ा नेता है और इससे आपको दिक्कत है, इससे आप असहज हैं। देखिए, पहली बात तो इससे असहज रालोद भी होगा, यानी जयंत चौधरी की पार्टी भी होगी, लेकिन ज्यादा असहज आप होंगे क्योंकि आपको पिछली बारी 100 से ज्यादा सीटें मिली थी वहां पर। पॉइंट ये है। हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि किसान आंदोलन के कारण हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को के विश्वविद्यालय की बात कही, वो दोनों के साथ अन्याय कर। मतलब एक तरफ इसका अर्थ यह हो गया कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ एक जाट आंदोलन, और दूसरा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे विराट व्यक्तित्व को आप एक जाति समुदाय के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से ये दोनों ही बातें सर्वथा अनुचित हैं। जहां तक किसानों का संदर्भ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद किसानों के लिए प्रदेश और केंद्र दोनों में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। आज के ही उद्बोधन में योगी जी ने बोला था कि 2007 से 2017 के बीच में यानी 10 वर्षों में बसपा और सपा के शासनकाल में 93,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को वितरित किया गया। हमारे शासनकाल में 4.5 साल में 1,42,000 करोड़, और बाकी भी विस्तार से जब यदि आप आगे समय देंगे तो हम उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। परंतु मेरा यह कहना कि ये जाट कारण से हुआ तो गलत है। और जहां तक जाटों की बात है तो चौधरी चरण सिंह के साथ क्या हर्ष किया था कांग्रेस ने, कोई इसको भूलने वाली बात थोड़ी है। राजा सूरजमल के बारे में क्या कहा सबको पता है। आपको याद हो, राजस्थान के एक बहुत मशहूर और बड़े जाट नेता हुए कुंभाराम आर्य, उनके नाम पे राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक योजना शुरू की थी और राहुल गांधी जी वहां जाकर उनको कुंभकर्ण योजना बोलाए थे। तो कितना जानकारी है, कितना ज्ञान है, कितना सम्मान है, ये देश की जनता ने भली भांति देखा। ठीक है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी करी, योगी आदित्यनाथ ने भी उसको उस विषय पर पलटवार किया, यानी उनके ऑफिस ने इस पे पलटवार किया, लेकिन ये कहने की आवश्यकता क्यों थी? ये एक योगी नफरत कैसे फैला सकता है? आपको किस चीज में नफरत लग रही है? आपको नहीं लग रही है? सवाल तो यह है, और सवाल ये पूछना इसलिए जरूरी है, अलीगढ़ में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, योगी जी की जो बौखलाहट है वो अपनी आगामी हार को लेकर है। वो देख रहे हैं कि सत्ता उनकी जा रही है, पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है। उनकी बौखलाहट, उनके शब्दों का चयन, उनकी शब्दावली दिखा रही है। वो पिता के संबोधन को भी गाली बना दी उन्होंने उत्तर प्रदेश में। वो अलग बात है, अलग डिबेट है। नहीं, पर बोला पर नफरत, मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं कि योगी की बात आपको नफरत क्यों लग रही है, वही सवाल है मेरा, मैडम। हाँ, अमीश जी, अब आप थोड़ी देर शांत रहिएगा। जैसे आप सुधांशु जी की बात में शांत हैं, तो मैं पूरी बात कर लूंगी, फिर आप अपनी बात पूछिएगा। हाँ, तो उनकी दयनीय स्थिति है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ जाते हैं, तालों की बात करते हैं। हाँ, वही ताला सत्ता में लगने वाला है उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन पर। पहली बात, उत्तर प्रदेश में जहां पर आज प्रधानमंत्री थे, वहां से 112 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद है, जहां पर 114 बच्चों की मौत हो चुकी है। 12,000 लोग बुखार से संक्रमित है। यह बुखार गोरखपुर से मथुरा, फिरोजाबाद तक फैला हुआ है। यह डेंगू बताया जा रहा है या ये जापानी एंसेफेलाइटिस है जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है। टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है इस चीज की? हर आदमी ये जानना चाहता है। उन पेरेंट्स से, उन बाबा दादी, उन नाना नानी से पूछे जिनके हाथ में नन्हे नन्हे बच्चों की जान जा रही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं, वो कुछ विकास पर क्लीन चिट दे आए। भैया, कौन सा विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? 2 करोड़ रोजगार ढूंढते हुए युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे। अगर वो आंदोलन करते तो योगी जी उनसे कहते आंदोलन किया तो संपत्ति जब्त कर लूंगा तुम्हारी। 5 लाख सरकारी पद खाली है उत्तर प्रदेश में, 2 लाख शिक्षकों के, 45,000 डॉक्टर्स और नर्सेस के, 4 लाख रोजगार दे दिए मैंने। जब आरटीआई लगी तो कह दिया नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। किसानों की बात आप कर रहे हैं, उसके बारे में मैं 10 सेकंड में बोलकर अपनी बात खत्म कर देती हूं। जो मुजफ्फरनगर में नजारा देखा ना किसानों की सांप्रदायिक एकता का, हर धर्म हर समुदाय का व्यक्ति आके किसानों के साथ खड़ा था, उससे भाजपा की नींव हिल गई है। और उसके बाद
ये जो ड्रामा चुनावी कर रही है अलग बात है। 4.5 साल सरकार थी साहब, पहले बना दिया होता, अब तो इनॉग्रेशन करने जाना चाहिए था। अब क्या शिलान्यास कर रहे हैं? ये वही जाट है जिनके बंधुओं को ऊपर आप सिर पे फोड़ने की बात कर रहे थे। ये वही जाट है जिसमें से 600 किसानों की मौत हुई है। सुप्रिया, आप लगभग आपने आतंकी नक्सलवादी सुप्रिया नहीं बताया है, ये वही जाट है। सुप्रिया, आपने बोला कि इनकी सरकार पे ताला लग रहा है। सुप्रिया जी 10 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बोला इनकी सरकार पे ताला लग रहा है, लेकिन आ किसकी रही है? आ किसकी रही है सरकार? इनकी सरकार पे ताला लग रहा है, बीजेपी वालों की। आ किसकी रही है? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। जनता चुनेगी अपनी सरकार। अरे मैं पूछ रहा हूं मैडम, बिल्कुल ताला सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी पे ताला लग गया। ये नहीं, इनकी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन आ किसकी रही है? बात होगी। आ किसकी रही है? मैं पूछ रहा हूं ना, क्या आपकी आ रही है? मैं कह तो रही हूं जनता की सरकार आ रही है। अरे वो तो बिल्कुल हर सरकारी जनता की होती है, आपकी आ रही है। जनता की सरकार आने का स्वागत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैडम, हम तो हर सरकार का स्वागत करते हैं। जो भी सरकार आए वो जनता से चुनी हुई आती है। चाहे 2017 में नरेंद्र मोदी की आई हो, चाहे 2012 में अखिलेश यादव जी की आई हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे स्पष्ट है कि आ किसकी रही है सरकार? आप इतने कॉन्फिडेंस से ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप कह रही हैं इनकी नहीं हिल रही है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हूँ। नहीं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस और दम। आप ये भाप रही है कि जनता इन्हें हटा रही है, लेकिन ये नहीं भाप पा रही है कि जनता आपको ला रही है। मैं बता तो रही हूँ, मैं भाप पा रही हूँ। हम लोगों ने जिसने भी इन लोगों का मुद्दा, किसानों का, बेरोजगारों का, महिलाओं का, महंगाई का, जिसने भी मुद्दा उठाया है, उसी को जनता ताजपोशी करेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि किसान अपनी बात दिल्ली में जाके करे, पंजाब में ना करे, पंजाब को बख्श दे, लेकिन वो अलग विषय है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी एक एक बात का जवाब, जो नफरत करे वो योगी कैसा, जो नफरत करे वो योगी कैसा, राहुल गांधी ये बात कहते हैं। जवाब ठीक है ना अमीश जी, नहीं अमीश जी, अभी मैं बोल रही थी, मेरी 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। मैडम इतना विकास किया होता तो किराए के विज्ञापन थोड़े लाने देते। ठीक है किराए के विज्ञापन, किराए की सड़कें, ठीक है मैडम, आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु जी जवाब। सुधांशु 40 सेकंड, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, इंतजार करें। 3 मेहमान और हैं जो इंतजार करें। सुधांशु जी जवाब, जो नफरत करे वो योगी कैसा? देखिए, अभी आपने जब सुप्रिया जी से पूछा कि हमारी नींव इनके साथ तो हिल रही, सरकार किसकी आ रही है, तो देखिए कांग्रेस की स्थिति तो इसके ऊपर वो जो पुराना गीत था ना कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, तो कोई बात नहीं। या जिसे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है, उत्तर प्रदेश के लोग समझते होंगे, आग लगे हमारी झोपड़िया मां हम गाय मल्हार। तो जिसकी झोपड़ी में आग लग रही, मल्हार गा रहे, कोई समस्या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि सुप्रिया जी की बातों का मुझे जवाब देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कारण यह है, अरे भाई आपने मेरे टर्न पे बोले सुप्रिया जी, मुझे लगता है कि जवाब देना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है, सब तो सतही बातें हैं ना। उत्तर भारत की बातें सतही होती हैं, गंभीर बातें केरल में जाकर होती हैं, जहां से राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल में जाकर वहां चुनाव लड़े हैं। गंभीर बात यह होती है कि 25,000 आज कोविड के मरीज आए, जिसमें 15,000 से ज्यादा अकेले केरल से हैं, मगर किसी को उसके ऊपर चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं इस समय कोविड के केसेस। खैर चलिए, उस बात को भी छोड़ देते हैं, सतही और गंभीर बात को भी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं कि नफरत की बात पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नफरत किससे किसको होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी 3 दिन पहले हमने 9/11 के 20 साल पूरे किए हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई अमेरिका का चैनल बताइए और कोई वहां का पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसने उसके मुख्य आरोपी खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जैसे लोगों के पक्ष में कोई बयान दिया हो, टीवी पे आकर डिबेट की हो। और यहां उसी 2001 में भारत की संसद पे हमला हुआ था, और भाजपा छोड़ के कोई ऐसा दल बता दीजिए जिसने अफजल गुरु और याकूब मेनन जैसे लोगों के समर्थन में बयान न दिया हो। बस यही अंतर है, किसको किससे नफरत है, किसको किससे अदावत है, किसको किससे मोहब्बत है, सबको दिख जाता है। जो लग रहा है ना कि दिल पे बुलडोजर चल रहा है, मैं बता रहा हूं कौन सा बुलडोजर चल रहा है जो अखिलेश यादव जी बोले। अरे भाई, आजम खां के घर पे बुलडोजर चल गया है, मुख्तार अंसारी के घर पे बुलडोजर चल गया, जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पंजाब में महफूज मुकाम पे जलवा अफरोज थे, क्योंकि उनकी तबीयत नाशाज थी। अब जब आ गए उत्तर प्रदेश में, तब उनके लिए समस्या उत्पन्न होनी शुरू हुई है। अतीक अहमद के यहां बुलडोजर चल रहा है,
तो शायद उनके प्रति बहुत मोहब्बत होगी राहुल गांधी जी के मन में, तो उनको इसमें नफरत नजर आ रही होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, अनुराग भदौरिया की बारी है, अनुराग जी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ, बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया पे बड़ी टिप्पणी करी है, अखिलेश जी पे बड़ी टिप्पणी करी है, अनुराग से जवाब लेना मैं आपको मौका दूंगा। सुप्रिया जी, आप भी मजबूरी को समझिए, अखिलेश जी की पार्टी के नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव साहब की यानी समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो कि गुंडागर्दी के, भूमाफिया के पर्यायवाची थे, इन सब से कुछ कुछ लिंक है। एक पार्टी उनके परिवार को साथ लेके चल रही है, दूसरी पार्टी अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को दोनों को टिकट देना चाहती है, तीसरी पार्टी मुख्तार अंसारी को महफूज रखे हुई थी पंजाब के अंदर, यानी कांग्रेस पार्टी, और चिट्ठी बकायदा लिखी गई थी, और यह बात सार्वजनिक पटल पे है। यानी कुल मिलाकर आप माफियाओं के साथ खड़े होंगे, और आपको लगता है अनुराग भदौरिया, जनता जनार्दन इस पर रिएक्ट नहीं करेगी? बोलिए। देखिए, माफियाओं के साथ तो भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बोल लूं, माफियाओं के साथ अगर कोई खड़ी है और माफिया पार्टी और गुंडा पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर में उत्तर प्रदेश पे संगीन मुकदमे हैं, डिप्टी सीएम पे संगीन मुकदमे हैं, 114 उनके विधायक है जिसपे संगीन मुकदमे, और अपनी कलम से अपने मुकदमे हटा रहे हैं भाई, इनके सांसद, इनके मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? तो क्यों नहीं रिजाइन दे देते भाई? अपराधी तो खुद ही हो, आप गुंडागर्दी तो खुद ही करो। उत्तर प्रदेश के अंदर में गुंडा क्यों यहां अपराध बढ़ा है? अपराध इसलिए बढ़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के, या 20,000 अपराधियों के उन्होंने केस माफ कर दिए भाई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के। तो क्यों नहीं यहां दुशासन और दुर्योधन घूमेंगे महिलाओं पर अत्याचार करने के चीरहरण के लिए? क्यों नहीं यहां पे भैया जहरीली शराब माफिया यहां पे क्यों नहीं पैदा होंगे? क्यों? उन्हें तो पता है हमारे तो यहां पे केस माफ हो ही जाएंगे, क्योंकि ये तो मार्केटिंग इवेंट की कंपनी है। इसलिए चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, चोरी डकैती हत्या में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1। तो उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 के रिकॉर्ड तोड़ते चला जा रहा है। मैं सुधांशु जी से यही कहूंगा, सुधांशु जी जरा कान में तेल डाल के सुन लीजिएगा। यूं तो तय, कहां तो तय था कि चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैस्टर नहीं है शहर के लिए। वो मुतमईन है कि ये पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। ठीक है, आपने तो इतने लंबे लंबे वादे, अरे आज तो काफी अच्छा बोल दिया अनुराग जी। आपने लेकिन वो चिराग की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 सेकंड, ठीक है 5 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद शांत होइए। 5 सेकंड, हाँ 5 सेकंड। अरे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। वहां से 100 किलोमीटर दूर में बच्चों की मौतें हो गई हैं, 100 बच्चों की मौत हो गई, जिनकी मां की गोद सूनी हो गई। अभी आपने मुख्तार अंसारी के, क्या हो सकती है? मुख्तार अंसारी के नाम पे जो कसीदे पढ़ दिए, एक सेकंड सर, मुख्तार अंसारी गुंडा है कि नहीं है? आप बताइए। महंगाई, एक सेकंड, ये क्या बात है? कमाल है भाई। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए। मुख्तार अंसारी गुंडा है कि नहीं है? 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा अनुराग भदौरिया। बाहुबली है कि नहीं है मुख्तार अंसारी? जवाब दे रहा हूं। मुख्तार अंसारी ज्यादा डेंजरस है या योगी आदित्यनाथ? बात ही नहीं सुने। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन, मैं बोल लूं? हाँ, बोलिए आपकी बात। इस देश के अंदर में कानून काम करता है ना? कानून काम करता है, आपकी राय क्या है? कानून संविधान पे यकीन नहीं आपको? कानून काम करता है, आपकी राय क्या है? मैं जानना चाह रहा हूं मुख्तार अंसारी के बारे में, अतीक अहमद के बारे में आपकी राय क्या है? अगर कोई व्यक्ति, मुख्तार अंसारी के बारे में, अतीक अहमद के बारे में आपकी राय क्या है? इन माफियाओं के बारे में आपकी राय क्या है? मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी आपराधिक मुकदमे हैं, तो क्या कानून है उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? प्रज्ञा ठाकुर पर तो अपनी राय रखी जाती है, देखिए हिंदू आतंकवाद है, लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान पर हर पॉलिटिकल पार्टी की जुबान बंद हो जाती है, क्योंकि तुष्टीकरण की बू आती है। अपराधियों में धर्म ढूंढते हैं आप लोग। अपराधियों में धर्म ढूंढना सबसे ज्यादा देशद्रोह है, अपराधियों में जो धर्म ढूंढता है। आप जब साध्वी प्रज्ञा की बात आती है तो सीना चौड़ के सब लोग बोलते हैं कि हिंदू आतंकवाद था जी, लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पर जुबानें सिल जाती है सबकी इस देश के अंदर। क्यों जुबानें सिल जाती है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के ऊपर? उनके नाम पे वोट पड़ते हैं और फिर गाना गाते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम तो माफिया मुक्त करेंगे। अरे जी, देश की जनता सब देखती है, कोई छुपा नहीं हुआ किसी से, और ये देश की जनता देख रही है। वारिस पठान,
आप भी इन माफियाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश में क्या गवर्नेंस मॉडल देंगे आप लोग? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में बदला क्या है अमीश भाई? 2017 में था शमशान कब्रिस्तान, आज हम लोग आ गए तो भी चल रहा है अब्बा जान राशन, अम्मा जान। क्या बदला है? अगर योगी ने काम कर लिया होता 4.5 साल में अच्छा, तो उनको अब्बा जान अम्मी जान बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरों के स्टेट के फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अमेरिका के फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुधांशु जी ने अच्छा याद दिलाया 9/11, याद रखना भी चाहिए कि सुधांशु जी आज 14 सितंबर है, और अगर मैं भूल नहीं सकता हूं तो आज ही के दिन 1 साल पहले हाथरस के अंदर एक दलित बच्ची के साथ क्या हुआ था सबने देखा है। देश की जनता, यूपी की जनता नहीं भूली है किस तरह से एफआईआर नहीं ले जा रहा था, किस तरह से योगी की सरकार पूरी तरह फेल हो गई थी। वो आज ही का दिन था, वो भी आप कंडेम कर लेते अच्छा हो जाता। आज मोदी गए अलीगढ़ के अंदर 110 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद जगह है अमीश भाई, वहां पर तकरीबन 100 से ऊपर बच्चों की जानें चले गई। अगर मोदी जी वहां पर चले गए होते तो कोई नहीं जाता। नहीं, वो नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों की जाने गई है ना, उनके बच्चे वोटर नहीं है। मोदी जी को सिर्फ वोटों से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। आज विकास के नाम पे क्या हो गया है? अरे 34 लाख अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड युवा बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, जिसके पास काम नहीं है। लेकिन आपके नेता कहते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं बचना चाहिए। आप लोग मुख्तार अंसारी की बात करते हैं वहां जाकर, उनके परिवार अतीक अहमद को उस पार्टी में ले लेते हैं, बताइए क्या करिएगा? चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उनके ऊपर केसेस है, मगर उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है। और जब तक कन्विक्शन नहीं होता, इलेक्शन कमिश्नर उनको इजाजत तो मतलब आप उनको ईमानदार मानते हैं, आप मानते हैं कि वो सबसे शरीफ लोग हैं उत्तर प्रदेश के? अमीश भाई ये तो यार, मैं तो मौका दे रहा हूं आपको, मैं पूछ रहा हूं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद बड़े शराफत के पुतले हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, ये सही कह रहा हूं? मैंने कहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं ये बात, ये लोग बड़े शरीफ है जी। सुनिए अमीश भाई, 114 एमएलए जो यूपी की बैठे विधानसभा के अंदर भाजपा के, उनके ऊपर संगीन से संगीन गुना है, रेप, मर्डर, किडनैप, ऐसे तो चार्जेस है उनके ऊपर। तो उनका क्या बोलेंगे आप? 37% होता है टोटल, बोलो। और इनके ऊपर अगर कन्विक्शन होता तो अतीक अहमद के ऊपर क्या चार्जेस है? चुनाव लड़ने अच्छा ठीक है, चार्जेस की बात कर लेते हैं। अतीक अहमद के ऊपर क्या चार्जेस है? भी हमको ज्वाइन किया। मुख्तार अंसारी के ऊपर किसके मर्डर का मामला है? अतीक अहमद की जो बीवी है उन्होंने भी ज्वाइन किया हम पे, उनपे क्या चार्ज है? अतीक अहमद पे कन्विक्शन है क्या? अरे केस है, चल रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देगा, ठीक है, मैं आपको देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं और अभिजीत अवस्थी भी कुछ कहना चाहते हैं। समाजवादी के अंदर जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों की औरतों को हम कब्रिस्तान में से निकाल के रेप करेंगे, उनका क्या? ठीक है, ओके, अभिजीत अवस्थी देन सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, आपने बीजेपी से सवाल पूछा, सुधांशु को मैं मौका दूंगा, लेकिन जो हमारी पार्टी से लड़ना चाहेगा हम उसको टिकट देंगे। ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट, सर यू मेड योर पॉइंट। तो आप भी आ जाइए, आपको भी टिकट देंगे। ना मुझे कोई टिकट किसी पार्टी की नहीं चाहिए जी, मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे करने दीजिए। आइए आइए अवस्थी जी आइए। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है कि बात आई अब्बा जान पर, यहाँ पे कहा कि अब्बा जान नहीं, अब्बा जान की बात नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री ने बोला, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला, और उसके बाद जो अनुराग जी ने बोला, जो वारिस जी ने बोला, बात आज जो भी प्रधानमंत्री ने बोला उसमें बताइए कि क्या ये सच नहीं है? यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठ करके ये बोल देना कि ये बेरोजगारी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए, हत्याएं बढ़ गई। आप यूपी की जनता में करवाइए ना सर्वे। यूपी का एक एक आदमी बोल रहा है। हो सकता है जो भाजपा का जो वोटर ना हो वो भी कह रहा है कि हाँ, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। आज कोई वहां पे दंगा नहीं कर सकता। पिछले 4.5 वर्षों में कोई दंगा हुआ है क्या? वरना अलीगढ़, मरियाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर ही होता रहता था इस देश में। अरे आपके बीच में नहीं बोला था 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी, 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी वाले आपके बीच में नहीं बोला था मैं। अभी गणपति उत्सव पे इस बार गए थे कि नहीं गए थे? इस बार गए थे गणपति उत्सव पे कि नहीं? फिर माफी मांगनी पड़ेगी आपको। फिर माफी मांगनी पड़ेगी आपको। पब्लिक के ये राजनीतिक विश्लेषण का ढोंग क्यों कर रहे हो टीवी में बैठ के? छोड़ दिया ना आपने। अमीर की बड़ी विश्लेषण मत लीजिए आप। इनका नाम भाजपा का प्रवक्ता लिखिए, आरएसएस का प्रवक्ता लिखिए। इनको जनता अगर 2014 में, 2017 में, 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करती है तो ये तमाम पार्टियां और पार्टियों के प्रतिनिधि जो यहाँ बोल रहे हैं उनकी अपनी जनता से, लेकिन देखिए, विपक्ष कह रहा है जो बात सुप्रिया अवस्थी जी सुप्रिया श्रीनेत ने बोली कि जो मुजफ्फरनगर में रैली हुई किसानों के नाम पर, और जिसमें जाट और मुसलमान इकट्ठे थे, और जहां पर अल्लाह अकबर और फिर बाद में थोड़े से हर हर महादेव के नारे भी लगे,
उससे भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। क्या आपको लगता है बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और आप आरएसएस के साथ भी जुड़े हुए हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? बड़ी अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है, ये नारों की बात नहीं है, ये समाज में लगातार रहने की बात है। मुजफ्फरनगर वही जगह है ना जहां दंगे हुए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक कम्युनिटी को इतना दे रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को नहीं दे रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव है ना, कहा था ना। भूल सकते हैं क्या लोग? लोग आज तक लेकिन वो खाई भर गई है, यही दावा है, वो खाई भर गई है। 1947 की नहीं भूले विभाजन को, ये मुजफ्फरनगर को भूल जाएंगे क्या लोग? नहीं भूल सकते। मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, मलियाना हो, ये होता था और लगातार होता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आजम खान जो है, जी 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 जी, आजम खान थानों से छुड़ा के ले जाते थे दंगाइयों। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया, आजम खान और आजम खान हो गए या फिर मुख्तार अंसारी हो गए, क्या आपको लगता नहीं ये लायबिलिटी बन गए हैं और इसी का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, जो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है? क्विकली उसके ऊपर आपका। देखिए, आप जोड़ के अनुरोध है भैया, बीजेपी प्रवक्ता मत बनना, मुझे बोलने देना। आप जानबूझ के बात को दबाना चाहते हो, सही बात जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते। मैं बोलना चाहता हूं, करने लगते हो। कमाल है भाई, कैसे आप हो भाई? मैं बोलना चाहता हूं, बोलने नहीं देते हो। अरे आप तब से तो बोल रहे हैं, मुझे लगता है सुधांशु तब से तो बोल रहे हैं, मुझे बोलने तो दो प्रभु, तब से तो बोल रहे हैं। मुझे बोलेंगे पहले आप चिल्लाने लगते हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे बोलने दीजिए, कम से कम शांति रखिए, बीपी शुगर मत बढ़ाइए। वैसे भी आप जमाना बीजेपी की सरकार में लोग वैसे मानसिक रूप से परेशान हैं, वैसे उन्होंने इतना तनाव लोगों को दे दिया है कि यहां पे लोगों को पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है। इसलिए आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं भाई, आप मेरे भाई हो, अच्छे बंधु हो, ये बीजेपी तनाव देती है, आप मत लो तनाव, आप डिबेट करने दो शांति से, हम लोग को मत चिल्लाओ आप, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। आप जैसे अच्छे इंसान अगर इस देश में, इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, आप अपनी बात को रखिए, बिल्कुल बात। ईश्वर इस पैनल में सबको स्वस्थ रखिए, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। आप मुख्तार अंसारी के नाम पर, अतीक अहमद के नाम पर इतना परेशान क्यों हो गए? मेरे भाइयों, मुझे चिंता होती है, बिल्कुल सीखने लगते हो तो मेरा दर्द धक धक करने लगता है। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर आपका क्या कहना है? सुधांशु जी से अकेले में पूछ लो, बीजेपी देखो हार चुकी है। सुधांशु जी से आप अकेले पूछोगे, सुधांशु जी खुद ही बता देंगे कि मैं खुद ही परेशान हूं इस पार्टी से, जो हमारी नहीं सुनती, हमारे नेता श्री राजनाथ सिंह जी की नहीं सुनती, तो हम क्या करें? सुनती नहीं है राजनाथ सिंह जी की, जब नहीं सुनती, सुधांशु जी की नहीं सुनती, तो यार किसकी सुनेगी? उनकी मजबूरी है, वो कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन अकेले में बेचारे बहुत, वो भी मानसिक रूप से परेशान है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप तनाव मत लीजिए, ये सरकार जाने वाली है। मुख्तार अंसारी का तनाव आप ले रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं मुख्तार अंसारी कितने ईमानदार है, कितने शरीफ है? जरा व्याख्यान करिए ना मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का। मुख्तार अंसारी, अब मुझे बोलने दो। अरे बोल ही नहीं रहे आप। देखिए, आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे बोल ही नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे बोलने दो ना। अखिलेश जी ने तो बुलडोजर वाला ट्वीट किया, चिल्लाने लगे। मैं कह रहा हूं, अरे बोलने तो दो मुझे। ओहो, आदरणीय आजम खान साहब, इस समाज के मैं आपको बता रहा हूं, जिनके ऊपर मैं आपने कौन से मुकदमे लगाए? बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी। अब बताओ, ये मुकदमे हैं, ये एफआईआर के मुकदमे होते हैं। किताब है, 80 है, बाकी बताइए ना कौन कौन से राजनीतिक मुकदमे हैं। ठीक है, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी से मैं जवाब ले लेता हूं। दीजिए मुझे पूरी बात। हुआ अब आपने बोला पूरी करनी चाहिए। मुख्तार अंसारी पे कुछ नहीं बोल रहे, अतीक अहमद पर आप कुछ नहीं बोल रहे। बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे राजनीतिक मुकदमे ऐसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर तो संगीन मुकदमे हैं, फिर मुख्यमंत्री जी बाहर। मुख्तार अंसारी पे मर्डर केस चल रहा है और आपको राजनीतिक मुकदमा दिख रहा है, वो क्यों? मुख्तार अंसारी पे मर्डर केस है। अरे मुख्तार आपको राजनीतिक मुकदमा दिख रहा है? नहीं किया, मैं बोला आदरणीय आजम साहब के बारे में बोल रहा था। आपको मुख्तार अंसारी बहुत प्यारे हैं भाई, ये अब मुझे आजम खान पे सिर्फ बकरी चोरी का केस नहीं है, बाकी भी और 75 केस है। अगर मैं पूरा व्याख्यान करूंगा तो 2 घंटे का कार्यक्रम कम पड़ जाएगा। चिल्लाने लगे, कहा ना चिल्ला नहीं रहा, आपको जानकारी दे रहा हूँ, चिल्ला तो आप रहे हैं। बाबा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अनुराग जी आपने अपने विषय को रखा, अनुराग जी आपने अपने विषय को रखा, सुधांशु जी को अब आने दीजिए और सुप्रिया जी को आने दीजिए, दोनों लंबे अरसे से इंतजार करें। सुधांशु त्रिवेदी, रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान एंड अनुराग भदौरिया। आप इस चुनाव को कम्युनल करना चाहते हैं? नहीं सुनता है। मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव से पहले बाकायदा लखनऊ में एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू छपा था मुलायम सिंह जी का। उन्होंने कहा था मेरा बेटा ही मेरा नहीं सुनता, मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है। तब बाकी वो पार्टी के लोग कहें कौन किसकी सुनता कौन किसकी नहीं सुनता, तो वो भली बात ही समझ में आता है। अब जहां तक आपने बात कही अपराधियों की बात,
मान्यवर, कम से कम समाजवादी पार्टी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यह बताइए, आपको याद है इस देश में पहला बम विस्फोट का केस किसके ऊपर लगा? बड़ौदा डायनामाइट केस, जॉर्ज फर्नांडिस पे। वो अपराधी थे क्या? उस समय जितने हमारे नेता थे, तब तो हम और समाजवादी साथ साथ थे, सब पे देशद्रोह के मुकदमे लगे थे, जो आजकल आतंकवाद के संरक्षक हैं। गंभीर गंभीर आपराधिक मुकदमे लगे थे, मगर वो सारे राजनीतिक मुकदमे थे। हां, मगर अंतर तब महसूस होता है जब आपकी सरकार आती है और फूलन देवी पर से सारे मुकदमे वापस ले लेती है और उसको प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित करती है, क्योंकि आप कहते हैं उनके समुदाय के साथ अन्याय हुआ। और हम उसी समुदाय से साध्वी निरंजन ज्योति हिंदू समाज की पहली महिला मंडलेश्वर और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। यह अंतर है कि किस समुदाय से कौन किसको आप उठाते हैं और किसको हम उठाती है। तो हमारा यह नारा नहीं था, भदौरिया जी याद करिए, एक नारा चला था उत्तर प्रदेश में 2007 में, चढ़ गुंडन की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। ने नारा दिया था, हमने नहीं दिया था। किसके लिए कहा गया था? और मैं दर्शकों से कहता हूं, 1996 के चुनाव से पहले मायावती जी ने दूरदर्शन पर बोला था, कोट अनकोट बोल रहा हूं, कोट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट। ये मायावती जी का बयान दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पे अक्टूबर 1996 में दिया गया है। तो भैया हमारा नहीं, दूसरों का ही जवाब दे दो, जिनके साथ मिलकर आप सरकार चला चुके हो भाई। और रही बात इसकी कि आपके सामने समस्या क्या है, महीना तो भाई भादों का आ गया है, मगर आपको कहावत है सावन के महीने अंधे को हरा ही हरा दिखता है। और आप तो सदैव हरित वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र हरित धारण करते हैं, दिमाग हृदय से व्यथित रहते हैं और वाणी से विक्षिप्त रहते हैं, तो इसका कौन इलाज कर सकता है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हरारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी जमीन जा चुकी है। इसलिए आप ठीक है, शुक्रिया आप इसलिए आप हवा में हो। सावन के अंदर आपको समझ नहीं पा रहा है, यहाँ सब तूफान आ चुका है, बीजेपी उखड़ के कहीं ना कहीं चली गई है। वही तो कह रहा हूँ, जब सरकार गई हरियाली को देखकर हरियाली की खोज में हरे ही हरे के पीछे लगे हुए। अरे ठीक है सुधांशु जी, आपने भी अपने विषय को रखा। मुझे तो चिंता इस बात की है कि भैया उत्तर प्रदेश के अंदर में 2-4 बारिश में आपको मौका दूंगा। सुप्रिया जी भी काफी देर से वेट कर रही हैं। आप यह ज्ञान इतना अच्छा, अनुराग आप बीच में बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए सुधांशु भी अब तो चुप हो गए, अभी आप ज्ञान दे रहे थे कम बोलना चाहिए, सबको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप ही बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सुप्रिया जी को दिखाइए सिर्फ। सुप्रिया जी, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप आरोप लगा रही हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है? लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट तो सब पार्टियों का अधिकार है, सब पार्टियां कर रही है, तो बीजेपी भी कर रही है अपना इलेक्शन मैनेजमेंट। कुछ लोग मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को पार्टी में ले रहे हैं। इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है भाजपा। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट से तो चुनाव थोड़े जीते जाते हैं। चुनाव तो वो किसान आपको हराएंगे जिनको आपने शोषित किया हुआ है, जिनके ऊपर आपने रासुकाएं और पुलिस लगाई हुई है। वो किसान हराएंगे जिनको आपने 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का कहा था, उसका एक अंश मात दे रहे हैं। वो किसान लगाएंगे जिनको मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकारा है 25 रुपए प्रति यूनिट पे पहले मिलती थी, 80 रुपए प्रति यूनिट पे हम दे रहे हैं। वो किसान आपको हराएंगे जो किसान कहते हैं एक रोजगार योगी जी ने जरूर दिया है, वो रोजगार है रात भर खेत पर बैठकर आवारा पशुओं से रखवाली करने का। वो किसान याद दिलाएंगे आपको जिनकी लागत को आपने दुगना कर दिया, आय दुगना तो दूर की बात है। मैं एक चीज और जरूर बोलना चाहती हूं और यहां पर यह बात याद दिलानी जरूरी है। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद किस पार्टी के महानुभाव थे और क्यों कोर्ट के कहने पर ही उनके खिलाफ एक्शन हुआ? और 10 सेकंड में एक बात और कह दूं, आप क्या कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर? मैं जानना चाह रहा हूं। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर जो था वो जेल में है इस समय, लेकिन मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहना है? 20 सेकंड का टाइम है मेरे पास। मैं कहूंगी मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहते हैं? पठानकोट कौन लाया? भाजपा की सरकार। अंद्री बयासी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किसने फेस बनाया? भाजपा ने। मसर्रत आलम को किसने? मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहती है? मसर्रत आलम देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब पूछिए। मुख्तार अंसारी पर आप क्या कहती हैं? पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। किसने नहीं? मुख्तार अंसारी किसमें है? पार्टी में नहीं है। मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या कह रही हैं? अमीश जी, यूपी में किस पॉलिटिकल पार्टी में? मसरत आलम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या कहती हैं? अतीक अहमद के बारे में आप क्या कहती हैं? इस देश में कोई विपक्ष का नेता मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पर बोलने को तैयार नहीं है जी। नहीं, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। अमीश जी, आप इतना परेशान ना हो। मैं बिल्कुल नहीं परेशान हो रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ जी। इस देश में चुनी हुई सरकार ने, सवाल तो पूछो, सुनो, जवाब भी तो लिया करो। खुद ही सवाल पूछोगे, खुद ही जवाब दोगे, या तो शो अपना 1-on-1 कर लिया करो, फिर अपने साथ। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना। मेरा सिर्फ एक सवाल है,
आज भारत को, आज चुनी हुई सरकार ने, पिछले 70 सालों में पहली भाजपा की सरकार है जिसने आईएसआई को पठानकोट आने की अनुमति दी। ठीक है, फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन आज की चर्चा का कंक्लूजन यही है कि माफियाओं के नाम पर जब नेताओं की बोलती बंद होने लगे तो समझ जाइए इशारा। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। नमस्कार, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।